हाय दोस्त, मैं आशुतोष सर हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल से मिर्ज़ापुर से दोस्तों। हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और मैं भी दोस्तों अच्छा हूं और आप अपनी पढ़ाई मन लगाए कर रहे होंगे, मैं ये भी उम्मीद रखता हूं दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। आज कुछ हम दोस्तों पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया हिंदी की उत्पत्ति के बारे में। अब हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी भाषा बोली हो गया दोस्त। अब हम लोग व्याकरण की तरफ चलेंगे, क्योंकि अब अगला चैप्टर हमारा वर्णमाला है और वर्णमाला की उत्पत्ति व्याकरण से हुई है। ठीक है दोस्त। तो जो व्याकरण है, व्याकरण से ही वर्णमाला की उत्पत्ति हुई है, अर्थात व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर वर्णमाला ही होता है दोस्त। तो हम लोग आज वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला से पहले व्याकरण के बारे में हम जान लें। आप देखिए व्याकरण क्या है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा के अशुद्धियों की जानकारी अर्जित करते हैं। ठीक है दोस्त। तो व्याकरण आप जान गए, व्याकरण से होते हैं। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा के अशुद्धियों के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। और ये जो व्याकरण है दोस्त, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है दोस्त वाक्य और चौथा होता है दोस्त पद। ये चार अंग होते हैं दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से किसी एक छत को खड़े रहने के लिए हमें 4 स्तंभ की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमारे ये 4 व्याकरण के स्तंभ हैं। ठीक है। पूरा व्याकरण दोस्तों इन्हीं 4 स्तंभ के माध्यम से हुआ है। वर्ण में हम स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, शब्द में शब्द पढ़ते हैं, वाक्य में वाक्य पढ़ते हैं और पद में दोस्त पद पढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्त, व्याकरण के बारे में आपको हम बता दें कि सबसे पहला व्याकरण 12वीं शताब्दी में सबसे पहला जो है कि व्याकरण ग्रंथ लिखे थे पंडित दामोदर शर्मा। पंडित दामोदर शर्मा, इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या था दोस्त? इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम था उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से पंडित दामोदर शर्मा जो है सबसे पहला पूरे भारतवर्ष का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद में सन 1898 ईस्वी में एक डच विद्वान जो कि जिनका नाम था सर जॉन जोशुआ केटलरे। इनका नाम क्या था? सर जॉन जोशुआ केटलरे। ये अंग्रेजी में सन 1898 में दोस्तों एक अपना व्याकरण ग्रंथ लिखे थे, अंग्रेजी में लिखे थे। और यह जो है हिंदी में था पहला और यह अंग्रेजी में था और यह इसी का ही प्रारूप था। तो हमने आपको बताया कि व्याकरण ग्रंथ के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम यह जानेंगे कि जो व्याकरण ग्रंथ पंडित दामोदर शर्मा ने लिखा, ये भारतवर्ष के थे और जो डच विद्वान थे वो जो है कि अंग्रेज थे। अब हम दोस्तों अगला हमारा अब इसी के व्याकरण के बाद अब हम पढ़ते हैं क्या? वर्ण। अब जो है कि वर्ण हम पढ़ते हैं। तो वर्ण दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब इन स्वर व्यंजन को हम जो है वर्णमाला के अंतर्गत रखते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के संग्रह को, वर्णों के एकत्रीकरण को हम वर्णमाला कहते हैं, जिसमें वर्णों का जो है जिसमें वर्णों का भंडार होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला की परिभाषा देखिए क्या है कि वर्णों को व्यवस्थित ढंग से लिखने और रखने की व्यवस्था को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक।
अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। या वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है दोस्त, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, आज हम लोगों का टॉपिक होगा स्वर वर्ण का। ठीक है, तो अब देखिए स्वर वर्ण क्या है। अब यहाँ आपने देखा, तो अब स्वर वर्ण में आने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जो व्याकरण होता है, व्याकरण में जो वर्ण है, शब्द है, पद है और वाक्य है, इन्हीं चारों स्तंभ के माध्यम से हम पूरा व्याकरण पढ़ लेते हैं। लेकिन जो वर्ण से भी एक छोटी इकाई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्त, ध्वनि से बड़ा होता है वर्ण, वर्ण से बड़ा होता है शब्द, शब्द से बड़ा होता है पद, शब्द से बड़ा होता है वाक्य, इसे पद भी कहते हैं लेकिन मैं वाक्य लिख दे रहा हूँ। वाक्य से बड़ा होता है वाक्यांश। ठीक है, अब देखेंगे आप कि जैसे मान लीजिए कोई पूछता है आपसे कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि बोलने की या भाषा की, बोलने की या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को दोस्त हम देख नहीं सकते, ध्वनि को हम लिख नहीं सकते। ठीक है, दूसरा है वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण लिखने की सबसे छोटी इकाई या व्याकरण की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण जो है किसे कहते हैं, देखिए क और प्लस अ बराबर होता है क। ठीक है, अब आप समझिए कि हिंदी में इससे छोटा दोस्त कुछ नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जो क है, क के नीचे अगर हलंत लग गया तो आप यह समझिए कि इससे छोटा हम कुछ हिंदी में लिख नहीं सकते, क्योंकि इसके नीचे हम हलंत नहीं लगाए थे तब यह क था, और जब इसके नीचे हम हलंत लगा दिए तो आधा क हो गया। और यह दोस्त वर्ण है, वर्ण को हम लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। अब आप लोग आधा क बोल के दिखाइए, आप लोग आधा क नहीं बोल सकते, आधा क नहीं बोल सकते, क्योंकि आप आधा क बोल ही नहीं सकते, ऐसी कोई जो है कि उच्चारण ही नहीं हो सकता आधा क का। तो इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, वर्ण कहते हैं। यह वर्ण है, यह वर्ण है, लेकिन यह क्या है, यह अक्षर है। ठीक है, तो वर्ण के बाद क्या होता है, वर्ण के बाद होता है अक्षर। यहाँ गलत लिख दिए थे, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद होता है शब्द, और शब्द के बाद होता है वाक्य, वाक्य के बाद होता है वाक्यांश। ठीक है, तो अब अक्षर क्या है, अब जैसे यह अक्षर हो गया, क अक्षर हो गया, म अक्षर हो गया, श अक्षर हो गया। ठीक है, अब अक्षर किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। ठीक, अब क्योंकि देखिए यहाँ पे एक वर्ण दो वर्ण मिला हुआ है, अब क जाकर के पूर्ण अक्षर बना है। अब शब्द क्या है, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को हम जो है शब्द कहते हैं। जैसे हमें लिखना है क धन म धन ल, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, यह हो गया कमल। अब कमल एक कंप्लीट और सही अर्थ में एक शब्द बन गया, तो इसे हम कहते हैं क्या, कमल कहते हैं। वाक्य क्या है, वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। जैसे कहना है कि यह कमल का फूल है, तो यह क्या हो गया दोस्त, यह हो गया एक वाक्य। देखिए एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, तो कई शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बना है। वाक्यांश क्या है, दो या दो से अधिक वाक्यों के मेल को हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। अब देखिए वाक्यांश को हम कैसे बनाते हैं, जैसे कहना है यह कमल का फूल है, जिसे हम सुबह चुनते हैं, चुनकर भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, जिससे हमें भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कहने का सेंस है कि इसमें हम एक एक लाइन जोड़ते जाएंगे, तो हमारा जो है वाक्यांश दोस्त बनता जाएगा। ठीक, तो हमारा ये जो सीरियल था ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य और वाक्यांश, यह कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है कि वर्ण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अब स्वर। अब देखिए स्वर क्या है, स्वर क्या है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि जो स्वर होते हैं, स्वर
ऐसे वर्णों को हम कहते हैं, ऐसे वर्णों को हम कहते हैं स्वर। जिन वर्णों को लिखने में, पढ़ने में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक, तो अब जैसे देखिए स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की मुख्य संख्या होती है, मुख्य स्वर 11 होते हैं और कुल स्वरों की संख्या दोस्त कितनी होती है, 13 होती है। ठीक है, अब जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, री हो गया, ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, अंग हो गया और अह हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की गिनती तो दोस्तों हम कर लेते हैं, लेकिन ये जो दोनों वर्ण होते हैं इन्हें हम कहते हैं दोस्त अनुस्वार, और इन्हें हम कहते हैं विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग इन्हें कहते हैं। अब इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है जिसे हम कहते हैं क्या दोस्त, अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर ही होते हैं और न तो व्यंजन ही होते हैं, तो उन्हें अलग रखा जाता है जिसे हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अब देखिए इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मुख्य संख्या इनकी 11 है, कुल संख्या इनकी 13 है। ठीक है, अब देखिए आगे स्वर के प्रकार। पहले दोस्त हम लोग पढ़ लेते थे कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो काम चल जाता था। लेकिन अब स्वर के जितने भी प्रकार होते हैं पूरा प्रकार आपको सही से पढ़ना होगा। अब जैसे देखिए स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, पहला उच्चारण या मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण और मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है लुप्त या प्लुत स्वर। अब इनको एक एक नाम से दोस्त और जानते हैं। ह्रस्व स्वर को हम कहते हैं एकमात्रिक स्वर, एकमात्रिक। दीर्घ को हम कहते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। लुप्त को हम कहते हैं दोस्त त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक। ठीक है, ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर कौन है? ह्रस्व स्वर या एकमात्रिक स्वर है अ, ई, उ और री। इसकी संख्या 4 होती है। द्विमात्रिक में क्या होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ, जिसकी संख्या 7 होती है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7। त्रिमात्रिक में क्या होता है? जैसे किसी को बुलाना है, पुकारना है, टेढ़ी वाली आवाज़, जैसे राम है तो राम बुलाना है तो राम, राम रे, जो ये टेढ़ी वाली आवाज़ है, तो इन टेढ़ने वाली आवाज़ को त्रिमात्रिक कहते हैं दोस्त। जैसे हमें लिखना होता है राम, तो हम राम साइलेंट में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन राम सही मायने में ऐसे लिखा जाता है। तो यह जो है चिन्ह, इसे हम कहते हैं क्या? अवग्रह या वर्तुल रेखा भी इसे कहते हैं, वर्तुल रेखा अर्थात टेढ़ी रेखा। तो वर्तुल रेखा या अवग्रह के नाम दोस्त इसका चिन्ह है, जिसे हम त्रिमात्रिक या लुप्त या जो है कि स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। अगला है जीव के आधार पर, जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर दोस्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्र स्वर,
दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। अब देखिए ये सब कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आते हैं दोस्त। अग्र स्वर में आता है ई ए ऐ री, जिसकी संख्या 5 होती है दोस्तों। मध्य स्वर में सिर्फ एक स्वर आता है, इसकी संख्या सिर्फ 1 होती है। फर्स्ट स्वर में दोस्त आता है आ, उ, ओ और औ, जिसकी संख्या होती है दोस्त 5। ठीक है, तो परीक्षा में ऐसे पूछता है कि अग्र स्वर कौन है, निम्न में से मध्य स्वर कौन है, निम्न में से पश्च स्वर कौन है। ठीक, अगला है दोस्त, अगला प्रकार है हमारा जीभ के उठने के आधार पर। जीभ के उठने के, जीभ के उठने के आधार पर। तो ये 4 प्रकार का होता है दोस्त। जीभ के उठने के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है समृद्ध स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध, तीसरा होता है विवृत, और चौथा होता है अर्ध विवृत। समृद्ध स्वरों की संख्या 4 होती है दोस्तों। इसके अंतर्गत देखिए ई उ और री, जिसकी संख्या दोस्तों 5 होती है। अर्ध समृद्ध में ए और ओ होता है दोस्तों, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2। विवृत में सिर्फ 1 वर्ण होता है, जिसकी संख्या 1 होती है। अर्ध विवृत में होता है अ, आए और औ, जिसकी संख्या कितनी होती है? 3। ठीक, तो समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत ये होते हैं किसके अंतर्गत? जीभ के उठने के आधार पर। अगला है हमारा ओठ के आधार पर। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे, जिसमें आप तनिक भी लापरवाही नहीं करेंगे। ओठ के आधार पर, ओठ के आधार पर सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं दोस्त। पहला होता है वृत्तमुखी, और दूसरा होता है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो वृत्त माने होता है, वृत्त माने गोला होता है, आप जानते हैं दोस्त। तो जिन वर्णों को बोलने से हमारा मुंह गोला हो जाए, वृत्ताकार हो जाए, उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ। आप देख रहे हैं कि हमारा मुंह चोंच की तरह आगे निकल जा रहा है और गोला हो जा रहा है। जैसे ध्यान दीजिए उ, ओ, औ। ठीक है, तो ये वृत्तमुखी होते हैं। जैसे हमने बोला ओ और ओ, औ, जिसकी संख्या दोस्तों होती है कितनी? 4। आगे है अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी में जिन वर्णों को बोलने से हमारा मुंह गोला ना हो, उसे हम कहते हैं अवृत्तमुखी। इसके अंतर्गत अब अ होगा, आ होगा, ई होगा, बड़ी ई होगा, ए होगा और ऐ होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और री भी है, तो इसकी संख्या हम 7 कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया क्या? ओठ के आधार पे। अगला है दोस्त आपका, अगला है आपका हवा के आधार पर। हवा के आधार पर। ठीक है, तो हवा के आधार पर दोस्त 2 प्रकार का होता है स्वर। पहला होता है अनुनासिक, और दूसरा होता है निरानुनासिक।
निरानुनासिक। अब आप देख रहे हैं क्या कि अनुनासिक, अनु माने होता है दोस्तों उत्पत्ति, और नासिक माने नासिका माने होता है नाक। जिन वर्णों की उत्पत्ति नाक से भी हो, अर्थात हम सभी वर्णों को बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलता है, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं कि उनको बोलने से हमारे नाक से भी हवा निकलता है, तो ऐसे वर्णों को हम दोस्तों कहते हैं अनुनासिक। इसके अंतर्गत जो है कि सारे स्वर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें आ, ई, ऊ, इसकी संख्या दोस्तों होती है 11। जितने स्वर होते हैं उसके ऊपर बिंदी लगा दीजिए या अंक की मात्रा लगा दीजिए, वो अनुनासिक वर्ण हो जाएंगे। निरानुनासिक वाले का होता है जिन वर्णों की उत्पत्ति नाक से न हो, अर्थात वो साधारण रहेंगे, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अवंग, ओ। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं दोस्त निरानुनासिक। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या कि जो हमारा अगला प्रकार है दोस्त वह है घोष के आधार पर। स्वर कितने प्रकार आपको पढ़ने हैं, ये सारे के सारे प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और स्वर में आजकल इसी प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला है आपका घोष के आधार पर। घोष के आधार पर, तो घोष के आधार पर दोस्त दो प्रकार के स्वर होते हैं। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है क्या? सघोष। दोस्तों हुआ यूँ कि आज हम कोल्ड ड्रिंक पी लिए, इसलिए जो है कि खांसी आ रही है, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, अपना ग्लास आप देते जाएंगे। तो अघोष, अघोष में क्या होता है दोस्तों? इसमें कोई स्वर नहीं होते, इसमें कोई स्वर नहीं होते, ठीक है। और सघोष में पूरे स्वर होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है, अर्थात पूरे स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं दोस्त। और अघोष में कोई भी स्वर जो है नहीं होता। अगला है दोस्त स्वर, स्वर के प्रकार में प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर, तो प्राण के आधार पर जो होता है दोस्त, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में होता है, अल्प प्राण में पूरे स्वर होते हैं, और महाप्राण में कोई स्वर नहीं होता। ठीक है दोस्त, तो इसमें कोई स्वर नहीं होता, इसमें पूरे अ से लेकर के अ तक के सारे वर्ण इसके अंतर्गत होते हैं। आपने यह देखा कि जो जितने भी स्वर हैं, स्वर के सारे प्रकार आपने पढ़ लिए, और स्वर की संख्या भी आपने देखा कि स्वर की संख्या 11 है, और कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वरों की संख्या 13 है दोस्त। तो जो स्वर का वर्णन है, जो स्वर का चैप्टर है, स्वर इतना ही आप पढ़ने हैं, और स्वर के बाद हमारा अगला चैप्टर होगा व्यंजन का। ठीक है दोस्तों, तो हम आज का क्लास बस यहीं पे इनफ करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा वो जो है कि व्यंजन का क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना ही आज।